लास्ट क्लास में हम लोगों ने शेयर को समझा था। अंश कहते किसको हैं ये जाना था। साथ ही साथ टाइप ऑफ शेयर देखा था। एक बार जल्दी से आपको रिवाइज कर दें तो जो टाइप ऑफ शेयर देखा था इसमें दो टाइप के शेयर होते हैं, एक प्रेफरेंस और दूसरे इक्विटी। प्रेफरेंस वो जिन्हें दो प्रकार का प्रेफरेंस प्राप्त होता है। पहला, इक्विटी शेयर से पहले तय और निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का, और दूसरा पूंजी वापसी के समय यानी कंपनी के समापन के समय पूंजी के वापसी में इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पूंजी प्राप्त करने का पूर्वाधिकार प्राप्त होता है, इसीलिए इसको प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। और इक्विटी शेयर कौन होते हैं? तो इक्विटी शेयर वो है जिन्हें किसी प्रकार का कोई प्रेफरेंस प्राप्त नहीं होता है, उनको हम लोग इक्विटी शेयर्स कहते हैं, इक्विटी शेयर कहते हैं। प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स हम लोगों ने देखे थे, वो आपके पास नोट के रूप में होगा। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है व्हाट इज शेयर कैपिटल। अंश पूंजी कहते किसको है, अंश पूंजी है क्या? तो इस प्रश्न का जवाब हम लोग पिछली कक्षा में देख चुके हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों को मिल चुका है। और लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि जो कंपनी का व्यापार होता है इसमें जो कैपिटल लगाई जाती है या जो कैपिटल होती है उसका एक विशेष नाम होता है जिसको कहते हैं शेयर कैपिटल। और ऐसा इसलिए कि यह छोटे छोटे यूनिट्स में बटी होती है, छोटे छोटे हिस्सों में बटी होती है, और हर हिस्से को शेयर कहते हैं, अंश कहते हैं, भाग कहते हैं, यूनिट कहते हैं। इसीलिए कंपनीज की जो कैपिटल होती है उसके स्वामियों द्वारा लगाई जाने वाली जो कैपिटल होती है, वेंचर कैपिटल होती है, उसको शेयर कैपिटल कहते हैं। तो इसका जवाब हम लोगों ने लास्ट टाइम ही देख लिया था। अगला जो टॉपिक आज हम लोगों को देखना है, चूंकि कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है उसमें कई सारे टर्म्स मिलेंगे जो अब तक हम लोगों ने नहीं देखा होगा। जैसे अगर बीकॉम में जो अकाउंटिंग हम लोगों ने पढ़ा है अब तक उसकी मैं बात करूं तो अब तक सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग हम लोगों ने पढ़ी है फर्स्ट ईयर में, पार्टनर्स, दूसरा पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ी है। कंपनी के फॉर्म को अभी हम लोगों ने बीकॉम स्तर पे नहीं पढ़ा है। यहां हम थर्ड ईयर में कारपोरेट अकाउंटिंग के माध्यम से जो थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस है इसकी अकाउंटिंग को देख रहे हैं। तो ये जो टर्म्स है वो थर्ड फॉर्म से रिलेटेड है, इनका कहीं पार्टनर्स में नहीं है, सोल राइटरशिप में आएगा, अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस में नहीं आएगा, ये केवल कारपोरेट या कंपनी बिजनेस जो है उसमें आएगा, जिसमें कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है उसके विभिन्न स्वरूप होते हैं, इनके विभिन्न नाम होते हैं, विभिन्न प्रकार से इनको कॉल करते हैं। राज तिवारी, ओके। अब इसमें यदि बात की जाए तो सबसे पहला जो टर्म है वो है एथराइज्ड कैपिटल। आप में से कोई बताएगा कि व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एथराइज्ड कैपिटल? व्हाट इज एथराइज्ड कैपिटल? नो सर। नहीं, ओके। चलो हम बताते हैं आपको कि एथराइज्ड कैपिटल होती क्या है। एथराइज्ड कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है यह कंपनी के प्रकार से ही स्पष्ट है। कंपनी का जब निर्माण होता है, पिछले
कक्षा में आपने बीकॉम सेकेंड ईयर में आपने कंपनी लॉ पढ़ा होगा। कंपनी के जो भी रूल रेगुलेशन है उनको आपने पढ़ा था, तो वहां पे कंपनी निर्माण प्रक्रिया पढ़ी। कंपनी का निर्माण कैसे होता है? तो कंपनी का जो निर्माण करता है, कंपनी जो बनाता है, कंपनी की जो शुरुआत करता है, उसको प्रमोटर कहते हैं, प्रवर्तक, हिंदी में कहते हैं प्रवर्तक। जो कंपनी का फादर होता है एक तरीके से, या एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं। जब वो किसी कंपनी का ब्लूप्रिंट तैयार कर लेता है, उससे संबंधित जितने भी जरूरी चीजें, क्योंकि कंपनी का जन्म हम लोगों ने देखा, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाई लॉ। तो क्रिएटेड बाई लॉ, नमन अग्रवाल, stop this type of activities, otherwise I will remove you. ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया की। तो कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है, उसके लिए 2 डॉक्यूमेंट कंपनी के कंपलसरी होते हैं। एक तरीके से कहें तो उसमें एक तो पक्का कंपलसरी है, उसके बिना कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता। उसका नाम आप में से कोई बताएगा मुझे? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का नाम सुना है? कंपनी सीमा नियम। यस सर। यस सर। तो ये एथराइड कैपिटल जो है ना, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का आप नहीं जानते तो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये उसी का हिस्सा है। यानी कंपनी का निर्माण बिना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के नहीं हो सकता है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कुछ होता नहीं है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी की एक कुंडली होती है, सब कुछ लिखा रहता है। यानी कंपनी का एक पूरा स्वरूप होता है जो कागज पे लिखा होता है। इट मीन्स कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी कहाँ बनेगी, कंपनी बनाने का उद्देश्य क्या है, कंपनी की कैपिटल कितने रुपए की होगी। यानी कंपनी का निर्माण जब होगा तो उसी दौरान ये तय कर दिया जाता है कि कंपनी अपने जीवन काल में कितनी पूंजी के साथ बिजनेस ऑपरेट करेगी। अन्य फॉर्म ऑफ बिजनेस से कंपनी बिजनेस अलग है, क्योंकि इसके सीमा नियम में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो तय कैपिटल है उससे 1 रुपया भी कंपनी ज्यादा कलेक्ट नहीं कर सकती, उसकी कैपिटल उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो यह जो सीमा नियम के द्वारा, या सीमा नियम में पूंजी क्लाज जो होता है, कैपिटल जो क्लाज होता है, उसमें कंपनी की जितनी पूंजी निर्धारित कर दी जाती है कि कंपनी अपने जीवन काल में इतने रुपए के साथ ऑपरेट करेगी, कंपनी उतना ही पूंजी के साथ, मैक्सिमम उतनी ही पूंजी के साथ ऑपरेट कर सकती है। हाँ, यहाँ ये प्रश्न अलग है कि सीमा नियम में परिवर्तन हो सकता है, अगर कंपनी आगे चाहे तो इसमें परिवर्तन कर सकती है, पूंजी को बढ़ा सकती है, लेकिन अलग टर्म है। यहाँ यह चीज जानने वाली है कि कंपनी की जो कैपिटल होती है उसकी एक लिमिट होती है, उसकी एक सीमा होती है, उसका एक सीलिंग तय किया जाता है, उससे अधिक कैपिटल नहीं हो सकती। और वही जो सीमा होती है ना, उसी को कहते हैं एथराइड शेयर कैपिटल। मतलब कंपनी अपने जीवन काल में जो अधिकतम पूंजी निर्गमित कर सकती है उसको कहते हैं एथराइड शेयर कैपिटल। इसको हिंदी में कहते हैं अधिकृत अंश पूंजी। तो क्लियर हो गया? अब देखें, जो एथराइड कैपिटल है, जब कंपनी को अंश जारी करने होते हैं या पैसा पूंजी के रूप में इकट्ठा करना होता है, तो वो क्या करती है, एथराइड शेयर कैपिटल, यानी जैसे मान लीजिए किसी कंपनी की 1 लाख कैपिटल तय कर दी गई सीमा नियम में, तो अब तत्काल में उसको जितनी जरूरत है उतनी जरूरत के लिए शेयर इशू देगी, उसको कहते हैं इशूड शेयर कैपिटल। यानी एथराइड शेयर कैपिटल का वह भाग जो कंपनी पूंजी कलेक्ट करने के लिए, पूंजी प्राप्त करने के लिए निर्गमित कर देती है, इशू कर देती है, उसको कहते हैं इशूड शेयर कैपिटल। और जो हिस्सा इशूड नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, अनइशूड शेयर कैपिटल। मतलब इट इज द पार्ट ऑफ एथराइड शेयर कैपिटल which are remains
टू इशू, यानी इशू करने से जो बचा होता है, जिसको अभी इशू नहीं किया गया होता है, उसको कहते हैं अनइशूड शेयर कैपिटल, यानी अनिर्गमित अंश पूंजी। नेक्स्ट इज, अब जब कोई कंपनी अपना शेयर कैपिटल जारी कर देती है तो क्या होगा, कंपनी ने तो अपना शेयर मार्केट में कह दिया, आमंत्रित कर दिया प्रॉस्पेक्टस के थ्रू कि जो चाहे हमारे शेयर को परचेज कर ले और पैसा दे दे, हमारी कंपनी में मालिक हो जाएगा, शेयर होल्डर हो जाएगा, हमारा शेयर खरीद सकता है। और जो लोग शेयर परचेज करते हैं या इशूड शेयर कैपिटल का वह भाग जो जनता के द्वारा या इन्वेस्टर्स के द्वारा खरीद लिया जाता है, मांग कर लिया जाता है, सब्सक्राइब कर लिया जाता है, जिसके लिए याचना कर दी जाती है, तो उसको कहते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल या याचित अंश पूंजी। और इशूड शेयर कैपिटल का यह जो हिस्सा है या इशूड शेयर कैपिटल के बराबर हो सकता है, इशूड शेयर कैपिटल से कम भी हो सकता है। तो अगर कम होता है तो उसको कहते हैं, यानी इशूड शेयर कैपिटल, मान लीजिए कोई कंपनी अपने 1000 अंश निर्गमित कर दी और उसमें से मात्र 800 अंश जो है, 800 शेयर जो है वो लोगों ने खरीदा, तो जो इशू का बच जाएगा जिसको जनता ने खरीदा नहीं, तो उस टाइप के कैपिटल को कहते हैं अनइशूड शेयर कैपिटल, यानी इट इज द पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल which has not yet been subscribed by the subscriber is called unsubscribed share capital। अयाचित अंश पूंजी, यह निर्गमित अंशों का भाग होती है। अगली बात करें तो जब जनता द्वारा या इन्वेस्टर्स के द्वारा शेयर सब्सक्राइब कर लिया जाता है, यानी यह कंपनी को यह सूचना दे दी जाती है कि हम इतने शेयर खरीदने के इच्छुक हैं, तो आगे हम लोग देखेंगे कंपनी के पास यह विकल्प होता है कि वह चाहे तो एक ही बार में शेयर का पूरा पैसा मांग ले, यानी 10 रुपये का शेयर है, 200 रुपये एक ही बार में जमा करा ले, या उसको पार्ट पार्ट में भी मांग सकती है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का जो हिस्सा, जिस हिस्से पर कंपनी कॉल कर देती है, यानी जिस पे रुपये मांग लेती है, उसको कहते हैं कॉल ऑफ शेयर कैपिटल। अब यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का जो शेयर है वह 100 रुपए का है, कंपनी ने उसे जारी कर दिया, तो कहेंगे इशूड शेयर कैपिटल। ठीक है, 100 रुपए के शेयर को किसी ने मार्केट में खरीद भी लिया, पता चला XYZ इज द सब्सक्राइबर ऑफ दिस शेयर। अब कंपनी 100 रुपये एक ही बार मांग सकती है, या इशू का जो प्रोसीजर होता है उसमें एप्लीकेशन पे कुछ पैसा मांग लिया जाता है, अलॉटमेंट में मांग लिया जाता है। इसके लिए कंपनी समय समय पर जितनी पैसे की जरूरत होती है उसके हिसाब से कॉल्स करती है, ताकि जो सब्सक्राइबर हैं उनको थोड़ी आसानी हो अपना पेमेंट करने में। तो मान लीजिए 100 रुपये में से 50 रुपये कंपनी ने डिमांड कर दिया कि बेटा देखो XYZ, आपने हमारी कंपनी का शेयर खरीद लिया, इसलिए आप 100 रुपये चुकाने के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन अभी मेरी पॉलिसी है कि फर्स्ट टाइम पेमेंट के रूप में आपको 50 रुपये जमा करना है। तो ये 50 रुपये का जो अमाउंट है या 50 रुपये की जो शेयर कैपिटल है, उस हिस्से को कहते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, यानी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का वह हिस्सा जो कंपनी कैश के रूप में कलेक्ट कर लेती है, या जिसके लिए कॉल कर देती है, जो मांग लेती है, जिसके लिए डिमांड कर देती है, उसको कहते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, यानी याचित अंश पूंजी। दूसरा, अब कंपनी ने तो डिमांड कर लिया, लेकिन यदि मिस्टर XYZ ने इसका भुगतान नहीं किया, तो जब तक इसका पेमेंट नहीं हो जाएगा तब तक ये क्या होगा, कॉल्ड अप बट ड्यू नॉट पेड इज कॉल्ड अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल। यानी जो हिस्सा कंपनी जो है
वह डिमांड नहीं करती है, यानी 100 रुपए में से अभी हमने बताया 50 रुपए XYZ से कंपनी ने डिमांड कर लिया, तो इसको कहेंगे कॉल्ड अप कैपिटल इज इक्वल टू 50 रुपीज। और चूंकि शेयर तो है 100 रुपए का, तो जो हिस्सा कंपनी डिमांड नहीं करेगी उसको कहते हैं अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल, यानी जब तक वो 50 रुपए कंपनी मांगेगी नहीं तब तक कंपनी के बैलेंस शीट में वो अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल के रूप में दिखाई देता रहेगा। नेक्स्ट टर्म इज पेड अप शेयर कैपिटल, यानी 50 रुपए का डिमांड कर लिया तो यह जरूरी नहीं कि इसका भुगतान हो जाए, तो जब तक ये भुगतान नहीं होगा तब तक अनपेड अप रहेगा, और जैसे ही इसका भुगतान कर दिया जाएगा, जैसे कंपनी ने 100 रुपए का शेयर इशू किया, XYZ ने उसे खरीद लिया, कंपनी ने उस पर 50 रुपए का डिमांड कर दिया और मिस्टर XYZ ने अपना 50 रुपए का जो हिस्सा था वो जमा कर दिया। तो जैसे ही कोई कॉल्ड अप शेयर कैपिटल पेड हो जाती है तो उसको कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। और यदि वह बकाया है तो जब तक बकाया होती है तब तक कहते हैं अनपेड अप शेयर कैपिटल या कॉन्सिग्नेयर। तो इस तरीके से शेयर कैपिटल का स्ट्रक्चर, यानी जब हम लोग शेयर से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो ये तमाम सारे टर्म्स हम लोगों को दिखाई देंगे। जैसे एथराइज्ड शेयर कैपिटल लिखा होगा, एथराइज्ड शेयर कैपिटल ए कंपनी लिमिटेड हैविंग 10 लाख एथराइज्ड शेयर कैपिटल। तो ऐसे अगर एथराइज्ड शेयर कैपिटल आता है तो आपको समझ लेना है कि एथराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब है कि कंपनी अपने जीवन काल में जितना पूंजी निर्गमित कर सकती है उसकी मात्रा को कहते हैं एथराइज्ड शेयर कैपिटल। अब इसमें से जो हिस्सा इशू कर दिया गया है इशूड शेयर कैपिटल, जो बच गया है अनइशूड शेयर कैपिटल, जो शेयर इशू हो गया है खरीद लिया गया है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, जो हिस्सा नहीं खरीदा गया है उसको कहते हैं अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। साथ ही साथ सब्सक्राइब कैपिटल का वह हिस्सा जिस पर कंपनी ने डिमांड कर लिया तो कहते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। जो अनडिमांड होती है उसको कहते हैं अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल। जो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल है यदि उसका भुगतान हो गया है तो उसको कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल, और यदि उसका भुगतान नहीं हुआ है तो कहते हैं अनपेड अप शेयर कैपिटल। तो इस तरीके से हम लोगों ने शेयर कैपिटल के डिफरेंट टर्म्स को समझा। ये विभिन्न प्रकार से शेयर कैपिटल का उल्लेख आपके प्रश्न में मिल सकता है, तो उस समय आपको ये ना समझना पड़े कि इसका मतलब क्या है, व्हाट इज दिस। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको इसे बता देना उचित समझता था। तो आई थिंक इससे संबंधित कोई आपकी क्वेरी नहीं होगी। अगर कोई क्वेरी है तो अभी आप हमसे इसके संबंध में बात कर सकते हैं। इसमें से किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। ओके, अच्छे से क्लियर हो गया? यस सर। हाँ जी सर। ओके यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टर्म्स ऑफ इशू। इशू ऑफ शेयर। इशू का या अंशों के निर्गमन से क्या मतलब है, इशू ऑफ शेयर से क्या मतलब है? तो सिंपली इशू ऑफ शेयर का मतलब यह है कि कंपनी जिस प्रक्रिया के माध्यम से अपने अंशों को निर्गमित करती है, जारी करती है, या अपना शेयर कैपिटल कलेक्ट करती है, उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इशू ऑफ शेयर। ए कंपनी कलेक्ट्स शेयर कैपिटल थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स। कोई भी कंपनी अपनी जो पूंजी है वो इशू ऑफ शेयर्स के माध्यम से कलेक्ट करती है, और इशू ऑफ शेयर्स के दौरान जितनी भी जो भी प्रोसेस कंपनी फॉलो करती है, जो भी प्रक्रिया अपनाती है, वो सब क्या कहते हैं? उस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं अंशों का निर्गमन, जिसका हम लोगों को अध्ययन करना है। अब देखें यहाँ पर एक बात आपको मैं बता दूं, क्लियर कर दूं कि इशू प्रोसेस जो है हर कंपनी के लिए अलग अलग तरीके का हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर कंपनी की अपनी अपनी डिमांड हो सकती है।
अपनी अपनी सिचुएशन हो सकती है। तो कोई कंपनी दूसरा तरीका अपना सकती है या कुछ अलग तरीका अपना सकती है, और दूसरी कंपनी पॉसिबल है कि दूसरा तरीका अपनाए। किसी कंपनी के इशू ऑफ शेयर्स में कोई अलग समस्या आ सकती है और दूसरी कंपनी के कोई अलग समस्या से फेस कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको गोरखपुर से दिल्ली जाना है। अब मान लीजिए 4 लोग गोरखपुर से दिल्ली जाते हैं, तो क्या जरूरी है कि सबके साथ एक ही तरीके का ट्रीटमेंट हो? अरे किसी की ट्रेन छूट सकती है, किसी की ट्रेन लेट हो सकती है, किसी में भीड़ हो सकती है, किसी की ट्रेन लेट हो सकती है, कोई जब पहुंचेगा तो बारिश हो रही होगी, किसी का घर स्टेशन से दूर होगा, इट्सेट्रा। ठीक इसी तरीके से कंपनी जो इशू ऑफ शेयर की प्रक्रिया अपनाती है, इस दौरान अलग अलग सर्कमस्टेंसेज हो सकते हैं, अलग अलग कंडीशंस आ सकती हैं, अलग अलग परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, और उनसे कंपनी अलग अलग तरीके से फेस करती है। अब इशू ऑफ शेयर में बेटा हम लोगों को वही पढ़ना ही है, कुछ पॉसिबल सर्कमस्टेंसेस को देखना है कि विभिन्न स्तरों पे या विभिन्न परिस्थितियों के उत्पन्न होने पे अकाउंटिंग कैसे करेंगे, अकाउंटिंग प्रक्रिया कैसे अपनाएंगे। तो यहाँ इशू ऑफ शेयर के चैप्टर में जिन टर्म को हम लोग डिस्कस करेंगे, वह टर्म्स ऐसे होंगे जो इशू प्रक्रिया के दौरान नॉर्मली कंपनियों को फेस करना होता है। और चूंकि आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को इसमें से मैक्सिमम कंडीशंस को जानना होगा ना, कि इन टर्म्स के होने पर या ये परिस्थिति यदि उत्पन्न हो रही है तो उस परिस्थिति में अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो बात क्लियर हो गई होगी। यानी इस इशू ऑफ शेयर में कोई एक प्रक्रिया नहीं है कि मैं अभी आपको बता दूंगा और इसके सारे शेयर के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए। पता चलेगा एक क्वेश्चन में थोड़ी सी बात अलग रख दी गई, तो वो परिस्थिति उस टर्म में आ सकती है। तो यहाँ हम लोग धीरे धीरे करके इस चैप्टर से संबंधित जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, उन कॉमन प्रॉब्लम्स को देखेंगे, और उनमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है ये ट्रीटमेंट देखेंगे। और जब हम लोग ये सब देख लेंगे, तब ये क्लियर हो पाएगा कि हम लोग इशू ऑफ शेयर से संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। हाँ, इनमें से मैक्सिमम प्रॉब्लम जो अगर हम बताएंगे, अगर उन सबको आपने नोट कर लिया है, उन सबका आपने अध्ययन कर लिया है, तो इशू ऑफ शेयर से संबंधित कोई भी सवाल आप बड़ा आसानी से लगा सकते हैं, और इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। आप तो अकाउंटिंग की स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर से ही जनरल एंट्री पढ़ते आ रहे हैं, खाते बनाते हुए आ रहे हैं, बैलेंस शीट बनाते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे कोई आपके सामने नई समस्या उत्पन्न नहीं होने वाली है। पहले ही दिन मैं बता चुका हूँ कि इशू ऑफ शेयर से संबंधित जो टर्म्स हैं वह फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर बेस्ड है। जैसे ही कोई समस्या आएगी तो गोल्डन रूल ऑफ जनरलाइजिंग को आप फॉलो करिए। आप अगर गोल्डन रूल ऑफ जनरलाइजिंग जर्नल को आप समझते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिक्स को समझते हैं, डबल एंट्री सिस्टम को समझते हैं, तो आप इजी वे में आप इन प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं और इससे संबंधित अकाउंटिंग आप खुद भी पास कर सकते हैं। ओके, मैं आपको इसमें जो पॉसिबल कंडीशंस हैं उनमें से मैक्सिमम को आपको यहाँ बताऊंगा। सबसे पहले तो देखें, जो इशू का मैनर है, जो तरीका है, या जो कोई कंपनी इशू करने आती है तो उसके सामने कौन कौन सी पॉसिबल कंडीशंस आ सकती है। तो सबसे पहले कंडीशन यह हो सकती है कि इशू ऑफ शेयर फॉर इमीडिएट फुल कंसिडरेशन। अभी मैंने बात करी, कोई कंपनी अपना शेयर लेके आती है और कहती है कि बेटा इसको खरीदोगे तो जितने रुपए का हमारा इशू प्राइस है, खरीदेंगे तो पैसा तुरंत देना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं शेयर जारी किया और एक ही बार में पूरा पैसा ले लिया। तो अगर ऐसी कंडीशन आए तो एंट्री तो बड़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि एक ही एंट्री करनी है, ट्रांजैक्शन तो एक ही है। किसी ने शेयर खरीदा और खरीदने के बदले में पैसा दे दिया। बहुत करेंगे तो 2 बार एंट्री कर देंगे, एक बार ड्यू करने की और एक बार पेड करने की। इस एंट्री को हम लोग आगे देखेंगे। हाँ, यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब कोई कंपनी इशू करती है तो वहां पर 2 कंडीशन, 2 सिचुएशन से उसका सामना हो सकता है। क्या? तो जो इशू है
जो कंसिडरेशन है, जो प्रतिफल है, यानी इशू के बदले जो कंपनी चाहती है, वह दो रूपों में हो सकता है। क्या? या तो कंपनी शेयर जारी कर दे और उसके बदले में कहे कि हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको कैपिटल दे दो, सॉरी एसेट दे दो, कोई हमको कोई गुडविल दे दो या स्टॉक दे दो। या दूसरी परिस्थिति यह हो सकती है कि कंपनी ने किसी से एसेट खरीदा और कह रही है कि अभी तो हमने शेयर जारी ही नहीं किया है, शेयर जारी करेंगे, पैसा आएगा तो आपका पेमेंट कर देंगे। या एक ऑप्शन है, आप ही क्यों नहीं हमारा शेयर खरीद लेते हैं, आप हमको संपत्ति दे दीजिए, एसेट दे दीजिए और हम इसके बदले में आपको कंपनी का शेयर जारी कर देते हैं, उतने शेयर के आप मालिक हो जाएंगे। चूंकि हम लोग ये देख चुके हैं, शेयर तो खुद ही एक ट्रांसफरेबल एसेट है, रुपए पैसे की तरह है, आप बेच के उसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही गुडविल खरीदा, कोई सामान खरीदा या कोई भी अन्य टर्म कंपनी ने खरीदा और जिसने बेचा उसको क्या किया, तो शेयर जारी कर दिए। तो इसको कहते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन। कंपनी ने अंश जारी किया लेकिन कैश के अतिरिक्त किन्हीं अन्य रूप में उस अंश का प्रतिफल प्राप्त किया, तो इसको कहते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन। सेकेंड ऑप्शन अवेलेबल इज कैश कंसिडरेशन, यानी शेयर जारी कर दे और उसके बदले में पैसा ले ले। ओके, नेक्स्ट अगर दूसरी बात करें सेकेंड टर्म की, तो इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट। पहला था तो इमीडिएट फुल कंसिडरेशन, भैया शेयर खरीदो, एक हाथ से लो, एक हाथ से पूरा पैसा दे दो, काम खत्म। ये दूसरा ऑप्शन होता है जिसमें कंपनी शेयर जारी कर देती है और उसका जो पैसा है, यानी शेयर का जो अमाउंट है, शेयर का जो इशू प्राइस है, उसको टुकड़े टुकड़े में लेती है, किस्तों के रूप में लेती है। तो इसको कहते हैं कंसिडरेशन रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट या इशू फॉर कंसिडरेशन रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट। और यह जो तरीका है, दूसरा वाला जो तरीका है, ये नॉर्मली यही तरीका कंपनियां अपनाती हैं, या जो हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे, देखेंगे जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, उसमें दूसरी कंडीशन सबसे ज्यादा फेस करनी होगी हम लोगों को, जिसमें कंपनी एक बार शेयर बेच देती है और उसका पैसा धीरे धीरे टुकड़े में लेती है, एप्लीकेशन पे लेती है, अलॉटमेंट पे लेती है, कॉल्स करती है, वो भी फर्स्ट कॉल लेती है, सेकेंड कॉल लेती है, थर्ड कॉल लेती है, आगे इसको हम लोग देखेंगे। तो यदि इस तरीके से कंपनी कोई कंसिडरेशन अपना इंस्टॉलमेंट में लेती है तो उसको कहते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट। अब वही बात मैंने बताई कि जैसे फेस प्राइस 100 रुपये है, एप्लीकेशन पे 20 रुपया ले लिया, अलॉटमेंट पे 30 रुपया ले लिया, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपया ले लिया और सेकेंड कॉल पे 30 रुपया ले लिया, तो सब जोड़ो तो हो गया ना 100 रुपया। तो 100 रुपये का शेयर जारी किया लेकिन एक बार में पैसा नहीं लिया, इसको टुकड़े टुकड़े में ले लिया, तो इसको कहते हैं इशू ऑफ शेयर एंड कंसिडरेशन इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट इज इशू ऑफ शेयर विदाउट एनी कंसिडरेशन सच एज इशू ऑफ बोनस शेयर। यहाँ एक टर्म है जो कंपनियों से संबंधित या कंपनी के इशू से संबंधित है, इसलिए इसको भी हम लोगों को फेस करना होगा। और ये क्या है, तो कंपनी अपना शेयर जारी करे और कहे हम बिना पैसे के आपको जारी कर देंगे, पैसा नहीं लेंगे, बिना देंगे, तो ये तीसरी कंडीशन भी हो सकती है। और आपको तो ये होता होगा कि भाई बिना पैसे के कब मिलेगा, आप भी इंतजार में बैठे होंगे कि कोई कंपनी बिना पैसे के जारी करे तो हम भी इशू करा ले 2-4 हज़ार शेयर। नहीं, यह इशू जो है वह बोनस, सबसे ज्यादा इसमें जो इस्तेमाल होने वाला इस टाइप का इशू, उसको कहते हैं बोनस शेयर। और बोनस शेयर, मजेदार बात यह है, बोनस शेयर केवल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही जारी किया जाता है, यानी जो पहले से कंपनी का शेयर खरीद रखे हैं ना, कंपनी केवल उन्हीं को ये शेयर जारी करती है। और इसका अलग टर्म है, वो अपने रिजर्व से, यानी कंपनी के पास जो सरप्लस बचा रहता है उसको जब पूंजी के रूप में परिवर्तित करना चाहती है तो उसको शेयर सर्टिफिकेट जारी कर देती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को और उसे पूंजी में परिवर्तित कर देती है, इसको बोनस शेयर कहते हैं। इसी तरह स्वेट इक्विटी है, उसमें भी कभी कभी कंपनियां जो है वो बिना पैसे के ही
शेयर सर्टिफिकेट अपने की मैन पर्सन्स को, जो कंपनी के लिए बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, उनको जारी करती है, तो उसको कहते हैं स्वेट इक्विटी। आगे इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंपनियों के पास अब तक देखें हम लोग 3 तरीका है या 3 सर्कमस्टेंसेस हो सकती हैं अभी तक जो हम लोगों ने देखा। इसमें पहला है इशू फॉर इमीडिएट फुल कंसिडरेशन, भैया एक हाथ से लो, एक हाथ से पैसा दो। दूसरा, ठीक है भाई खरीद लो और धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में पैसा दे देना। तीसरा, चलो भैया खरीद लो और पैसा ही नहीं देना है आपको, जारी कर दिया कंपनी ने। ओके, अभी बोनस शेयर की बात हम लोगों की हो चुकी है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इशू इज, यानी 4th नंबर का जो कंडीशन है वो है इशू ऑफ शेयर थ्रू अदर मेथड सच एज, यानी इन तीनों के अतिरिक्त भी कुछ और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे इम्प्लाई स्टॉक ऑप्शन स्कीम। ये सब छोटे छोटे टर्म्स हैं और एग्जाम में अक्सर 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछ दिए जाते हैं। तो ये ईसोप, इसको कहते हैं ESOP, P फॉर प्लान हो जाता है, S होता है तो ईसोस कहते हैं, यानी इम्प्लाई स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तो साइट में भी पूछा जा सकता है, ज्यादातर इसका जो नाम है वो है इम्प्लाई स्टॉक ऑप्शन प्लान, यानी E फॉर इम्प्लाई, S फॉर स्टॉक, O फॉर ऑप्शन, P फॉर प्लान। और इसको जब साइट में लिखते हैं तो लिखते हैं ईसोप। और पूछ दिया जाता है ईसोप अंश किसे कहते हैं, ये कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो यहां मैं बता दूं, आपको क्लियर कर दूं कि इम्प्लाई स्टॉक ऑप्शन प्लान जो है ये एक तरीके का प्लान है कंपनी का, और कंपनी की स्ट्रेटजी का पार्ट होता है जब कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइयों को ओनरशिप देना चाहती है। ओनरशिप देने से क्या फायदा होगा कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, एम्प्लॉई हैं, तो थोड़ा बहुत बंक मार सकते हैं, थोड़ा ऐसा काम कर सकते हैं जिससे कंपनी को नुकसान हो। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कंपनी का मालिक बना दिया जाए, मालिक का मतलब कुछ शेयर जारी कर दिया जाए, शेयर जिसके पास होता है तो कंपनी जब लाभ कमाएगी तो आपको उसमें हिस्सा मिलेगा। तो इम्प्लाई अगर ओनर बन जाता है, शेयर होल्डर बन जाता है, तो कंपनी को फायदा ही होता है। क्यों? क्योंकि वो उसका हर प्रयास ऐसा होता है कि कंपनी को फायदा हो, क्योंकि फायदा होगा तो उसको भी तो पैसा मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, ज्यादा फायदा होगा तो ज्यादा मिलेगा। तो इस स्ट्रेटजी के अंतर्गत कंपनियां अपने एम्प्लॉइयों को जो है इशू में राइट दे देती हैं, फ्री में यहां नहीं देती हैं। क्या करती हैं? 10% रिजर्व कर देती है, यानी अपना इशू जारी करती हैं और कह देती है कि 10% इस इशू का साइज जो है वो हमारे इम्प्लाई ही खरीद सकते हैं और कोई नहीं खरीद सकता। तो इम्प्लाइयों के लिए इस तरीके का कोई राइट या रिजर्वेशन दे दिया जाता है। तो अब यहाँ बात क्या स्पष्ट हुई कि जब कोई कंपनी अपने इशू में अपने इम्प्लाइयों को कोई प्रेफरेंस देती है, कोई राइट देती है, तो इस प्रकार से जारी किए गए अंशों को या इस प्रकार के इशू को क्या कहते हैं? इम्प्लाई स्टॉक ऑप्शन स्कीम या इम्प्लाई स्टॉक ऑप्शन प्लान। ओके, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट टाइप इज स्वेट इक्विटी। इसकी चर्चा अभी थोड़ी सी मैंने कर दी आपसे। स्वेट इक्विटी, स्वेट की हिंदी क्या होती है, कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्वेट? नहीं पता सर। नहीं पता है? नो सर। चलो जान लो, इसका मतलब होता है पसीना। अरे सर अच्छा समझे ना? तो इसका नाम है स्वेट इक्विटी। मतलब ये पसीना या मेहनत से क्यों इसको जोड़ा गया है? यस सर। कि जो कंपनी के की मैन पर्सन होते हैं, की मैन पर्सन का मतलब समझ रहे हैं? जो चाबी लेके इधर उधर दौड़ता है। हाँ सर। नहीं, हाँ? दो की मैन का मतलब होता है अति महत्वपूर्ण। अच्छा। कि यदि वह न रहे, कंपनी को छोड़ के चला जाए, तो उस टाइप का इम्प्लाई मिलना थोड़ा कठिन हो, या कंपनी को उससे धक्का लगे। जैसे मान लो कोई स्पेशल इंजीनियर है, कोई इंजीनियर है जिसके पास विलक्षण प्रतिभा है और वो चूंकि उस कंपनी में है इसलिए उस कंपनी का रेपुटेशन है। मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ का जो कुक है इतना बढ़िया वो खाना बनाता है
तो कि वो आज यदि चला जाए तो उस टाइप का कुक मिलेगा ही नहीं। लोग उस रेस्टोरेंट पे इसलिए आते हैं क्योंकि वहाँ कोई स्पेशल रेसिपी इस्तेमाल की जाती है, उसका जो कुक बनाता है वो मार्केट में कहीं या अन्य रेस्टोरेंट में नहीं मिलता है, तो उसकी डिमांड या उसकी सेल किससे जुड़ी हुई, उस एम्प्लॉय से जुड़ी हुई है। यदि वो चला जाए, छोड़ दे बिजनेस को, तो बिजनेस को नुकसान होगा। तो हर जगह हर बिजनेस में कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो कंपनीज के लिए की पर्सन होते हैं। इस प्रकार से बिजनेस के लाइबल बनाया जाए, यानी बिजनेस के प्रति ये ज्यादा ईमानदार उत्तरदायी हों, तो इसका एक तरीका है कि एम्प्लॉयज को शेयर जारी कर दिया जाए। क्योंकि शेयर का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, ये कहता है आप ज्यादा बढ़िया काम करेंगे, कंपनी को ज्यादा फायदा होगा, तो आपको उसमें लाभ होगा, आपको डिविडेंड जो मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। तो वो एम्प्लॉय कंपनी से जाते नहीं है या कंपनी के प्रति और ज्यादा लाइबल हो जाते हैं, और ज्यादा उनकी ओनर मेंटालिटी जो है वह कंपनी के प्रति उनको ज्यादा जवाबदेह बनाती है। तो ये कंपनी के हित में है। और कंपनी अपनी स्ट्रेटजी में किन बिंदुओं को शामिल करती है जो उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाए। तो यह है स्वेट इक्विटी, यानी जब कोई कंपनी अपने शेयर या अपने इशू अंश जो है या अपने शेयर अपने विशिष्ट कर्मचारियों को प्रदान करती है, या कंसेशनल भी हो सकता है, यानी उनको बहुत कम पैसे में दे दिया जाए, रियायत पे दे दिया जाए, या फ्री में भी दे देती है कभी कभी कंपनी। ओके, ये सर्कमस्टेंसेस पे निर्भर करता है। तो इस प्रकार के इशू को कहते हैं स्वेट इक्विटी। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, अब आइए हम लोग बात करते हैं जो प्रोसेस ऑफ इशू है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ इशू, या व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ इशू। तो यहाँ पे सबसे पहला जो काम है, यानी कोई कंपनी जब अपना इशू निर्गमित करती है, अपना शेयर जारी करना चाहती है, तो उसको सबसे पहले क्या काम करना होगा। तो सबसे पहले उसको काम करना होगा कि उसे अपना प्रॉस्पेक्टस जारी करना होगा। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, तो प्रॉस्पेक्टस आप समझे, जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक ब्रोशर आपको दिया जाता है ना, तो वही प्रॉस्पेक्टस है। उसमें क्या होता है, कॉलेज के बारे में होता है, यदि आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या फीस आपको देना पड़ेगा, आपको किस प्रकार से अनुशासन रखना पड़ेगा, कंपनी की क्या क्या कंडीशंस हैं, ये सारी बातें जो हैं वो प्रॉस्पेक्टस में लिखी हुई है। जो निर्गमन है, इशू है, उसकी जो कंडीशंस हैं वो भी प्रॉस्पेक्टस में दी गई रहती हैं। साथ ही साथ इसमें एक फॉर्म होता है या लिंक दिया होता है, तो जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वह इसका जो फॉर्म है उस फॉर्म को भरते हैं, और कंपनी जो प्रक्रिया अपनाती है उस प्रक्रिया के माध्यम से कंपनी में अंशों के लिए आवेदन करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है प्रॉस्पेक्टस का। तो सबसे पहले कोई कंपनी यदि अपना शेयर जारी करना चाहती है तो क्या करना होगा, प्रॉस्पेक्टस इशू करना होगा। दूसरा पाएंगे। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे सेकेंड स्टेप ऑफ इशू इज रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशंस। अभी जैसे मैंने बताया कि शेयर कंपनी जब जारी करती है तो प्रॉस्पेक्टस के थ्रू वो एक आमंत्रण पत्र भेजती है। आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में होता है ना पहले ऑफर। तो कंपनी जब शेयर जारी करती है तो ऑफर किस माध्यम से करती है, प्रॉस्पेक्टस के द्वारा ऑफर करती है। और जो लोग प्रॉस्पेक्टस प्राप्त करते हैं और इंटरेस्टेड होते हैं या उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, तो वो प्रॉस्पेक्टस में दिए गए अनुसार कंपनी में शेयर जारी करने के लिए कंपनी को एप्लीकेशन देते हैं। तो दूसरा स्टेप हुआ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, यानी जब कोई व्यक्ति ऑफर कंपनी का जो है एक्सेप्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग कंपनी को शेयर जारी करने के लिए एप्लीकेशन देता है। तो ये दूसरा प्रोसेस। के आधार पे कंपनी जो शेयर जारी करने के लिए शर्त लगाती है, उन शर्तों के आधार पर जो एप्लीकेशंस होते हैं उनकी स्क्रूटनी करती है, यानी कौन से आवेदक ऐसे हैं जिनको शेयर जारी किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो शेयर होल्डर एलिजिबल होते हैं, यानी कंपनी तय करती है कि ठीक है भाई ये अच्छा आदमी है, इसको शेयर दे दो। तो
या थर्ड स्टेप कंपनी अपनाती है और इसको कहते हैं एलाट। ला जो इशू है वो थ्रू द कॉल्स है, तो एक स्टेप और बढ़ जाता है और अगला जो स्टेप होता है, और जब जब कंपनी को पैसे प्रक्रिया को कहते हैं मेकिंग कॉल्स। और अरे यार ये तो एकदम आवाज ही निकल रहा है। मेरा आवाज कट रही है। नेटवर्क इशू। जो टर्म है सर आवाज नहीं आ रही आपकी। और वही वह है ये हेलो सर, आज की हेलो। क्लास का लास्ट टॉपिक है, लेकिन बड़ा सर आवाज नहीं इम्पोर्टेंट है। आई आपकी। इसको समझ लेंगे तभी आगे आपका काम थोड़ा आसान होगा। ये टर्म्स ऑफ इशू समझ जो नहीं है आया। उसकी 3 कंडीशंस हो सकती है। पहला, हेलो इशू एट पार, सम मूल्य पर अंशों हेलो। का निर्गमन। और कब सर सम मेकिंग मूल्य पर ऑफ अंशों कॉल का से थोड़ा और निर्गमन बता कहेंगे, दीजिए। तो तब जब जितने रुपए का शेयर है, अब जितने रुपए का शेयर का मतलब क्या, तो हमने पहले दिन आपको बताया था शेयर का मतलब क्या है बेटा। शेयर की एक कीमत होती है जो कंपनी की कैपिटल को जिस डिनोमिनेशन में डिवाइड किया जाता है। जैसे 100 रुपए का शेयर है तो 100 रुपए का शेयर कहते हैं, 10 रुपए के शेयर में बांटा गया तो 10 रुपए का शेयर कहते हैं। तो यहां जैसे समझ सकते हैं कि सम मूल्य पर निर्गमन का मतलब क्या है कि जब कोई कंपनी जितने रुपए का शेयर है, यानी जितना रुपया शेयर पे लिखा हुआ है या जितने रुपए का शेयर है उतने रुपए में ही जारी करती है, तो इसको कहते हैं इशू एट पार या इशू एट फेस प्राइस, यानी सम मूल्य पर निर्गमन। जितने का है उतने में ही बेचना। 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए में ही बेचना कहलाता है इशू एट पार। लेकिन जरूरी नहीं है, कंपनी अधिक मूल्य पर भी बेच सकती है। यानी कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में ठीक है, डिमांड ज्यादा है, तो आप जानते हैं मार्केट का नियम है कि जिस वस्तु की डिमांड ज्यादा होती है, मांग बढ़ जाती है, उसकी कीमत हाई हो जाती है। तो यहाँ शेयर की भी बात वही है, यानी कंपनी के शेयर की डिमांड, यानी कंपनी अपने शेयर के इशू का नब्ज टटोलती है कि मार्केट में ये बिकेगा कि नहीं। पता चलता है कि नहीं, अरे बड़ा लोग इंतजार कर रहे हैं, जैसे आएगा बिक जाएगा, तो कंपनी कहती है चलो भैया इसका फायदा उठाया जाए। तो क्या करती है, अपनी जो इशू प्राइस है उसको बढ़ा देती है। तो यहाँ क्या होता है, व्हेन इशू प्राइस इज मोर देन फेस प्राइस। फेस प्राइस का मतलब जो अंशों का मूल्य है, तो फेस प्राइस अगर 100 का है, इशू प्राइस 110 कर दिया गया, तो 110 रुपए यानी 10 रुपए जो अधिक है उसको क्या कहते हैं, प्रीमियम। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, अधिक मूल्य पर अंशों का निर्गमन। कब, जब फेस प्राइस से ज्यादा मूल्य पर कंपनी अपने शेयर को इशू करती है, तो उसको कहते हैं अधिक मूल्य पर निर्गमन। थर्ड टाइप ऑफ इशू इज इशू एट डिस्काउंट। इसमें क्या होता है, यदि कंपनी को लगता है कि उसके शेयर की डिमांड मार्केट में नहीं है, इशू सब्सक्राइब नहीं होगा, क्योंकि कंपनी एक्ट में एक रूल है, एक निश्चित सीमा से कम अगर इशू सब्सक्राइब हुआ ना, तो कंपनी अपना इशू प्रोसीड कर ही नहीं सकती, वापस करना पड़ेगा, यानी वो कंपनी इशू नहीं कर सकती। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, ताकि उसका मार्केट में इशू चल जाए, बिक जाए, और कंपनी ला का जो डंडा है वो उसके ऊपर ना लगे, उसके इशू को वापस ना करना पड़े, क्योंकि इशू में बहुत सारा खर्चा होता है, बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज इसके लिए लगाने पड़ते हैं, उनको पारिश्रमिक देना पड़ता है, उनको रेम्युनरेशन देना पड़ता है। तो कंपनी ये रिस्क नहीं उठाती है, तो क्या करती है कि चलो भैया आज धंधा मंदा है,
तो क्या करते हैं, इसको डिस्काउंट पे जारी कर देते हैं, छूट पे बेचेंगे। और कब? जब फेस प्राइस से कम मूल्य पर बेचेंगे, यानी 100 रुपए की चीज है और 90 रुपए में बेचे, तभी न कहेंगे कि ये छूट है, ऑफर है। तो जब कोई कंपनी अपने फेस प्राइस से कम मूल्य पर अंशों को जारी करती है तो उसको कहते हैं इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, छूट पर अंशों का निर्गमन। तो आज के लिए बस इतना ही।